तो यहाँ पर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन के सामने ये रखा गया है लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 मतदान की समाप्ति के पश्चात संग्रह केंद्र पर सील्ड ईवीएम एवं वीवीपैट तथा अन्य सील्ड अभिलेखों आदि के साथ पीठासीन अधिकारी से प्राप्त की जाने वाली विभिन्न सूचनाओं का प्रारूप। और ये 21 बिंदुओं की सूचना का प्रारूप है, जिसको 21 बिंदुओं की सांख्यिकी रिपोर्ट भी कहा गया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जैसे जानते हैं कि पहले PS05 होता था, जिसको जब हम मशीन देते थे, सुपुर्द करते थे, तो सबसे पहले PS05 ही हमें देना पड़ता था और उसकी अंकना जब हो जाती थी, PS05 यदि सही पाया जाता था तो उसके बाद ही हमारी जो मशीनें हैं वो जमा की जाती थी। लेकिन इस बार के प्रारूपों में PS05 का कहीं जिक्र नहीं है, और जबकि ये 21 बिंदुओं की जो सांख्यिकीय रिपोर्ट है ये नई आई है, तो इसको हम बताते हैं भरने का तरीका स्टेप बाय स्टेप कि आपको इसको किस प्रकार से भरना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले राज्य का नाम। तो जिस भी राज्य में चुनाव संपादित हो रहे हैं, आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं और वहाँ आपकी ड्यूटी मतदान अधिकारी के रूप में लगी है, तो उस राज्य का यहाँ प्रीफिल्ड नाम पहले से ही होगा। जैसे यहाँ पर उत्तराखंड राज्य का नाम प्रीफिल्ड है, हो सकता है उत्तर प्रदेश का हो तो उत्तर प्रदेश, या अन्य राज्यों का मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल, जितने भी राज्य हैं जहाँ जहाँ जब जब वोटिंग होगी तो वहाँ ये प्रीफिल्ड होगा। उसके बाद जनपद, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना है अपना, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तथा नाम। तो ये भी आपको मेंशन करना है कि जिस पोलिंग बूथ में आपकी ड्यूटी लगी है वो किस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिस संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहा है उसके अंतर्गत आने वाली विधानसभा क्षेत्र जहां पर आपकी ड्यूटी लगी है उसका यहाँ पर उल्लेख करना है। मध्य स्थल की संख्या तथा नाम, तो ये आपको मेंशन कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण के लिए मेंशन किया है 143 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ। तो मध्य स्थल की संख्या आपको जिस दिन आपकी पार्टी मूव करती है उस दिन आपको एक फाइनल ऑर्डर दिया जाता है, उसमें पूरी डिटेल होती है कि आपकी जो मध्य स्थल की संख्या तथा नाम है वो सारा मेंशन होता है। तो उसको देख के आप इसमें लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर क्रम संख्या विवरण, ये महत्वपूर्ण है, इसको कृपया ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि जो सील्ड ईवीएम और वीवीपैट होगा उसके साथ जितने भी अभिलेख होंगे, लेकिन सबसे पहले आपसे ये मांगा जाएगा। तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा भरने का तरीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य स्थल पर मतदाताओं की कुल संख्या। तो सबसे पहले जो आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति का अंतिम पृष्ठ देखना है, जो उसमें फाइनल सबसे नीचे लिखा रहता है कि जो संशोधित होके जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति होती है उसमें संशोधित होके जो महिला पुरुषों की संख्या लिखी रहती है, टोटल लिखा रहता है, तो उसको आपको यहाँ पर लिख देना है। उदाहरण के लिए हमने मान लिया है कि जो पोलिंग बूथ हमें आवंटित हुआ है उसमें पुरुषों की संख्या 320 है, महिलाओं की संख्या 230 है, थर्ड जेंडर यहाँ है नहीं, तो इनका कुल योग हो जाता है 320 और 230 यानी कि 550। तो इसको यहाँ पर आपको लिख देना है। ऐसे ही आप के पोलिंग बूथ में मतदाता जो निर्वाचक नामावली की चिन्हित पड़ती है उसके अनुसार आप यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आता है, कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। तो इसमें मान लिया कि जो पुरुष हैं ये 320 पुरुष थे, लेकिन 210 पुरुष मतदाताओं ने यहाँ पर मतदान किया, अपने मतदान का प्रयोग किया। इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं, इस पोलिंग बूथ में 230 महिलाएं हैं, लेकिन जो मतदान का प्रयोग किया गया वो 200 महिलाओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया। तो यहाँ पर इसका मेंशन हमने कर दिया है। तो अब ये कुल हो जाता है इनका योग जिन्होंने मतदान किया 410। तो हमने इसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। आपने भी ठीक इसी प्रकार से लिख देना है कि कितने मतदाताओं ने मतदान किया, उनका कुल योग यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट वाइज हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ पर अन्य क्या जानकारियाँ मांगी गई है 21 बिंदुओं की। तो 2 बिंदु ये क्लियर हो गए हैं। तीसरा बिंदु देखते हैं, निविदित मतों की संख्या यानी कि टेंडर वोट्स की संख्या। यदि आपके पोलिंग बूथ में टेंडर वोट का प्रावधान हो गया है, टेंडर वोट के बारे में अब आप सभी भली भांति प्रकार से जानते हैं, तो इसके बारे में हम अपने पिछले वीडियोज़ में कई बार जानकारी दे चुके हैं, तो आप उनको देखकर जान सकते हैं कि निविदित मतपत्र किस केस में दिए जाते हैं। तो मान लिया आपके पोलिंग बूथ में 2 ऐसे केस हैं जो निविदित मतपत्र वाले हैं, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। यदि आपके पोलिंग बूथ में निविदित मतपत्र का कोई केस नहीं है तो यहाँ पर आप 0 लिख देंगे। यहाँ पर तब इनकी संख्या लिखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार जो चैलेंज वोट हैं उनकी संख्या, यदि आपके पोलिंग बूथ में चैलेंज वोट का भी प्रावधान हुआ है तो उनकी संख्या लिखनी है, अन्यथा की स्थिति में आप इसको डैश कर सकते हैं या फिर नील छोड़ सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आता है CSV प्रॉक्सी मतों की संख्या। तो यदि आपके पोलिंग बूथ में प्रॉक्सी वोट पड़े हैं उनका यहाँ उल्लेख कर देंगे। मान लिया कि यहाँ पर हमारे पोलिंग बूथ में 3 प्रॉक्सी वोट पड़े हैं तो हमने यहाँ इसको 3 लिख दिया। EDC के माध्यम से मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की संख्या। अब EDC के माध्यम से जो मताधिकार का प्रयोग करेंगे उनमें से एक आप भी हो सकते हैं, आपकी पोलिंग पार्टी के सदस्य भी हो सकते हैं जिनको EDC जारी कर दी गई है। EDC प्रमाण पत्र उनके पास होगा तो यही उनकी पहचान का प्रमाण बनेगा और इसकी सहायता से वो अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लिया कि आपकी पोलिंग पार्टी सहित ऐसे कुल मतदाताओं की संख्या 5 है तो हमने यहाँ पर इसमें 5 लिख दिया है। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 7 देखेंगे आप, मतदाता फोटो पहचान पत्र EPIC के द्वारा मतदान करने वाले कुल मतदाता। अब यहाँ पर देखेंगे कि जिन्होंने मतदान किया वो कुल मतदाता हैं 410, लेकिन इनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे 410 जो मतदाता हैं वो EPIC कार्ड की ही सहायता से मतदान करें। तो मान लिया कि जिन्होंने EPIC कार्ड की सहायता से मतदान किया उनकी संख्या 310 है तो हमने यहाँ पर 310 मेंशन कर दिया है। अब आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। वैकल्पिक दस्तावेजों की जो जितनी भी सूची है वो आपको दे दी गई होगी। इस जो मतदान सामग्री है उसके साथ आपको मिल गई होगी कि क्या क्या वैकल्पिक दस्तावेज मान्य होंगे। तो मान लिया कि EPIC कार्ड के अलावा जो मान्य दस्तावेज है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए हैं उनकी सूची, उसके द्वारा जो मतदान किया गया वो 100 मतदाता थे। तो 310 और 100 410 ये टोटल मतदाता हो गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे नियम 49A के निहित प्राविधानों के अनुसार टेस्ट वोट का प्रयोग करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। यदि आपके पोलिंग बूथ में टेस्ट वोट का भी प्रावधान हुआ है तो उनकी संख्या यहाँ पर लिख दी है हमने 2। यदि नहीं हुआ है तो इसको आप 0 लिख सकते हैं या डैश करके छोड़ सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 10, नियम 49O के अंतर्गत मत न देने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। तो मत न देने का विनिश्चय, अगर उसको बैलेट भी इश्यू हो गया लेकिन उसने लास्ट में मत न देने का विनिश्चय कर दिया तो ऐसे मतदाताओं की संख्या मान लिया 1 है तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। यदि आपके पोलिंग बूथ में इस प्रकार का कोई केस नहीं है तो इसमें आप 0 लिख सकते हैं या फिर डैश करके इसको छोड़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 11 है, कितने मतदाताओं को नियम 49M के अंतर्गत मतदान के लिए अनुमति नहीं दी गई या अनुज्ञात नहीं किया गया। तो मान लिया कि कोई मतदान की गोपनीयता को भंग करने का प्रयास करता है, उसका मतदाता रजिस्टर 17 का में एंट्री भी हो गई है लेकिन उसके द्वारा बार बार मतदान की गोपनीयता को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है तो ऐसे मतदाताओं को पीठासीन अधिकारी के द्वारा रोका जा सकता है, वंचित किया जा सकता है उनके मतदान का प्रयोग करने के लिए। तो मान लिया कि आपके पोलिंग बूथ में ऐसे मतदाताओं की संख्या 2 है तो हमने यहाँ 2 का उल्लेख किया। लेकिन यदि आपके पोलिंग बूथ में ऐसा कोई मतदाता नहीं है जिसको मतदान देने से मना कर दिया गया है मतदान की गोपनीयता को भंग करने के मामले में, तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे। निर्वाचन लड़ने वाले कितने अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे। तो यहाँ पर पोलिंग एजेंट्स का जिक्र है। मान लिया कि जो संसदीय क्षेत्र जिसमें आपकी ड्यूटी लगी है उसमें 12 अभ्यर्थी उम्मीदवार हैं तो उनमें से 5 उम्मीदवारों के ही पोलिंग एजेंट मौजूद थे तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया है। आप ज़्यादा संख्या भी लिख सकते हैं यदि ज़्यादा मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट उपस्थित हुए होंगे। तो कुल उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं की संख्या तो 5 यहाँ पर नियुक्त हुए हैं तो मान लेते हैं कि 5 ही यहाँ पर उपस्थित हो गए। हो सकता है 5 नियुक्त हुए लेकिन 4 भी उपस्थित हो सकते हैं तो वो आप अपने पोलिंग बूथ के अनुसार देख लें कि ये क्या क्या लिखना है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कुल 14वें नंबर का पॉइंट देखेंगे आप, निर्वाचन लड़ने वाले कितने अभ्यर्थियों के मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं थे। तो चूंकि 12 हमने मान लिया कि 12 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से 5 के मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे तो 7 ऐसे हो जाएंगे जिनके मतदान अभिकर्ता उपस्थित नहीं थे तो उनकी संख्या हमने यहाँ पर लिख दी है। तो ये संख्याएं आपके पोलिंग बूथ में अलग हो सकती हैं क्योंकि ये कंडीशंस आप पे निर्भर करती है कि आपके पोलिंग बूथ की क्या कंडीशन है और उम्मीदवारों के मतदान अभिकर्ताओं की क्या कंडीशन है। इसके बाद देख लेते हैं कि कुल कितने प्रवासी भारतीय मतदाताओं के द्वारा मतदान किया गया है। जो NRI केस होता है वो भी हमने अपने पिछले वीडियोस में बता रखा है। तो यदि आपके पोलिंग बूथ में NRI कोई आ जाता है वोटर तो उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर एक प्रवासी भारतीय मतदाता था जिसने अपना वोट दिया है तो यहाँ पर हमने एक मेंशन इसको कर दिया है। नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर मध्य स्थल पर ASD सूची जो आपको अलग से प्रदान की जाती है के अनुसार एब्सेंट, शिफ्टेड एंड डेड
तो मतदाताओं की कुल संख्या, तो ये जो सूची है, मान लिया कि इसमें कुल मतदाताओं की संख्या एएसडी वोटर लिस्ट होती है जो, उसमें 11 है, लेकिन मध्य स्थल की एएसडी मतदाता सूची के कितने व्यक्तियों ने मतदान किया। अब मान लिया कि एएसडी सूची के 2 मतदाता ऐसे आ जाते हैं जो अपना दावा प्रस्तुत करते हैं कि हम एएसडी सूची में भले ही हमारा नाम है लेकिन हम उपस्थित हैं, और वे अपने साक्ष्य प्रस्तुत कर देते हैं, पीठासीन अधिकारी को संतुष्ट कर लेते हैं, और पीठासीन अधिकारी और पोलिंग एजेंट जब संतुष्ट हो जाते हैं तो उनको मतदान देने का अधिकार दे दिया जाता है। तो मान लें कि ऐसे एएसडी मतदाता सूची से कितने व्यक्तियों ने मतदान किया, तो ये 2 हैं। यदि ऐसा कोई केस आपके पोलिंग बूथ में नहीं आता तो आप इसको नील लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट नंबर 18 देख लेते हैं। मध्य स्थल पर किसी कारण से हिंसा या मतदान बाधित हुआ है, वैसे ऐसा होता नहीं है तो आप इसको नो ही लिखेंगे। यदि किसी कारणों से हो रहा है तब यहाँ पर हाँ लिखने की संभावना बन जाती है। तो ये 1-2% चांस ही होते हैं, बाकी तो यहाँ पर ना ही आएगा। और उसके बाद पॉइंट नंबर 19 देखते हैं। मध्य स्थल के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है, तो यहाँ भी नो ही आएगा वैसे, तो इसको आप नो लिख दें। हाँ आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बड़ी विकट स्थिति हो जाती है फिर पीठासीन अधिकारी के लिए, पूरी पोलिंग पार्टी के लिए, तो ये नो ही आए तो बेहतर है। अब इसके बाद जो इसका अंतिम पॉइंट आने वाले हैं कि मध्य स्थल पर प्रयोग में लाई गई कुल ईवीएम्स, तो यहाँ पर यदि बैलेट यूनिट है तो 1 यूज आई, कंट्रोल यूनिट है तो 1 यूज आई, वीवीपैट है तो 1 यूज आया। यदि इनकी संख्या बढ़ती है आपके पोलिंग बूथ में तो आप उसके अनुसार संख्याओं का निर्धारण यहाँ कर सकते हैं। जो ये है यहाँ पर हमने बैलेट यूनिट का क्रमांक लिख दिया, कंट्रोल यूनिट का भी क्रमांक लिख दिया, और वीवीपैट का भी एक काल्पनिक क्रमांक लिख दिया है। इसके बाद क्या कोई ईवीएम वीवीपैट परिवर्तित की गई या बदली गई, हाँ या नहीं, तो यहाँ पर हमने नो ही लिखना है। उसके बाद यदि हाँ तो कृपया परिवर्तन का समय और कारण अंकित करें। अगर आपने यहाँ यस लिख दिया या हाँ लिख दिया तो उसका समय भी लिखना पड़ेगा और उसका कारण भी लिखना पड़ेगा कि क्या कारण ऐसा था जिससे कि आपकी ईवीएम या वीवीपैट को बदलने की नौबत आई। तो इस प्रारूप के सबसे अंत में आपको पीठासीन अधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर कर देने हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक नाम काल्पनिक लिखा है @we educate you, जो कि हमारे चैनल का ही नाम है जो शिक्षा विभाग से संबंधित है। तो यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल को यदि आप पसंद करते हैं तो कृपया हमारे वी एजुकेट यू नामक चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। और यदि वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि अन्य साथी भी इसका लाभ उठा पाएँ। तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।